हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं ह्यूमन डिजीज के बारे में। मानव रोग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और ऐसा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपके कवर होने वाले हैं। ये एमसीक्यू क्लास नहीं है, ये क्लास है आपकी थ्योरी क्लास, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं मानव रोग के बारे में। मानव रोग कौन कौन से होते हैं, क्या मानव रोग होता है, क्या इसका कंसेप्ट होता है, कितने प्रकार के मानव रोग होते हैं और कौन कौन से हैं, और कौन कौन से रोग किस किस अंग को प्रभावित करते हैं, किस जीवाणु से होता है, किस विषाणु किस कवक के माध्यम से होता है, और क्या इसके इफेक्ट हैं। ठीक है, ये सब हम इस क्लास में करने वाले हैं। ये काफी अच्छी क्लास होने वाली है और काफी लंबी क्लास होने वाली है। थ्योरी क्लास है तो सभी इंजॉय लीजिए। चलिए, तो डिजीज शब्द का अर्थ होता है असहज। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रोग का मतलब होता है असहज। ये डिज ईज से बनता है शब्द। किन से बनता है? डिज ईज से। ठीक है, तो असहज इसका मतलब होता है। तो रोग होने के बाद हम असहज महसूस शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक लक्षण है कि रोग हो गया है, ऐसा पता करने के लिए। तो शारीरिक, मानसिक या सामाजिक दशाओं में असंतुलन होना क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। और शरीर की ऐसी अवस्था जिसके अंदर शरीर का कोई अंग या तंत्र अपनी नियमित क्रियाकलाप से विचलित हो जाए, वह रोग कहलाता है। ठीक है, और रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये भी। और रोगों के कारण का अध्ययन ईटियोलॉजी कहलाता है। दो प्रकार के क्वेश्चन है, एक सीधा एग्जाम में पूछ सकता है कि रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो पैथोलॉजी कहलाता है, जबकि रोगों के कारण का अध्ययन वो ईटियोलॉजी कहलाता है। तो दो क्वेश्चन आपको याद रखना, ईटियोलॉजी। ठीक है, चलिए। और रोग पैदा करने वाले कारक पैथोजन या रोगजनक कहलाते हैं, जिनसे रोग होता है। चिकित्सा विज्ञान का जनक हिपोक्रेटिस है और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कितनी अप्रैल को मनाते हैं? 7 अप्रैल को। तो ये 2-3 बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कवर करवाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर रोग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एक होता है जन्मजात और एक होता है उपार्जित। एक जन्मजात यानी कि जब हमारा जन्म होता है तब से ही हमारे शरीर में वो मौजूद रहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, मैं बात करूं चपटे पैर, ये कोई बाद में नहीं होते, ये जन्मजात है। और जैसे टर्नर सिंड्रोम जो आनुवंशिकीय विकारों के कारण होते हैं, ठीक है, जो अपनी जनकों से मिल जाते हैं, जन्मजात से ही मिलते हैं। जैसे मैं बोलूं हीमोफीलिया, ठीक है। दूसरा रोग होता है उपार्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज जिसे हम बोलते हैं। उपार्जित का मतलब है बाद में हमने उसको ग्रहण किया है, यानी कि खान पान से या फिर वातावरण से वो रोग हुए हैं। जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जैसे मलेरिया, ठीक है। तो ये एक किसी स्पेशल रोगाणु से होगा, ठीक है, जिसके अंदर जीवाणु, विषाणु, कवक वो सब कार्यरत होंगे। तो हम कह सकते हैं 2 प्रकार के रोग हैं, एक है जन्मजात और एक है उपार्जित। ठीक है, तो जन्मजात शरीर में पहले से ही मौजूद होते हैं, एक्वायर्ड जन्म होने के बाद खान पान, वातावरण और जीवन शैली से आते हैं। ठीक है, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, टीबी, ये सब उपार्जित है। और जन्मजात के अंदर जैसे आप कंठ फटे होठ हो गए, ठीक है, और कट्टे होठ हो गए, कट्टी तालू हो गई, ब्लू बेबी सिंड्रोम, दिल के अंदर छेद, सेरिब्रल पॉलिसिया या ऑटिज्म, ठीक है, तो ये सब होते हैं। ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म एक मानसिक क्षमता कम होती है, बच्चों के अंदर मानसिक क्षमता कम होने लग जाती है जब ऑटिज्म होता है। तो ये फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम का ये एक रूप है। तो कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि ऑटिज्म किसका प्रकार है? ऑटिज्म एक प्रकार का जन्मजात रोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है उपार्जित रोग भी 2 प्रकार के हैं जो कि हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। एक है संक्रामक और एक है असंक्रामक। संक्रामक का मतलब होता है वो किसी माध्यम से, ठीक है, अगर कोई रोगी बीमार है उसके हम संपर्क में आएंगे तो वो किसी माध्यम से जीवाणु, विषाणु, कवक है, उनके माध्यम से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएगा, जैसे संचरित हो जाएगा, तो वो होता है संक्रामक रोग। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कंटेगियस। ठीक है, और असंक्रामक रोग वे होते हैं जिसके अंदर किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है और न ही वे संचारित होते हैं। यानी कि रोगी व्यक्ति के आप पास चले जाओ, उसके साथ खाना खा लो, आपको वो रोग नहीं होगा।
वो रोग क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि असंचारित रोग है, वो असंक्रामक है, उसका संक्रमण होता नहीं है, इसके अंदर किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 प्रकार के रोग हो गए, संक्रामक और असंक्रामक। जैसे संक्रामक के अंदर माध्यम होते हैं, माध्यम के अंदर जल, वायु, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये सब। जैसे हम आगे पढ़ेंगे जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले, कवकों से होने वाले, प्रोटोजोआ, इन सब से। तो कई बार आपसे ऐसा पूछ लेते हैं कि संक्रामक रोग के अंदर जैविक माध्यम कौन सा है? तो जैविक माध्यम आपका होता है जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ। अजैविक माध्यम है जल और वायु। जैविक का मतलब होता है जिसके अंदर जीव जंतु यानी कि जो सजीव होते हैं, ठीक है, और अजैविक निर्जीव होते हैं। और जीवाणु जनित रोग, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि रोग संक्रामक प्रकार के रोग होते हैं। तो उपार्जित रोग 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको अलग अलग बताए, एक संक्रामक, एक असंक्रामक। असंक्रामक के अंदर किसी भी माध्यम से रोग फैलता नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति से संचरित नहीं होता है, किसी माध्यम से प्रसारित नहीं होता है, जैसे हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर, तत्व जनित रोग, तंत्रों के क्रियात्मक रोग, पोषण की कमी, विटामिनों की कमी, हार्मोनों से जुड़े रोग, ये सब जो है ये असंक्रामक रोग के अंदर आते हैं। आगे हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन से हैं, विषाणु से कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं। साथियों, ये क्लास लेने के बाद आप सीख रहे होंगे कि आज तक आपने ऐसा कंटेंट नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, ऐसा आप सीख रहे होंगे। तो इस क्लास के अंदर मैं आपको कंप्लीट मानव डिजीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, आपके रेलवे ग्रुप डी, आपके आरएस प्री, एलडीसी, इनके अंदर बनने की जो संभावना है मानव रोग से, वो सब मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन। आगे हम बात करें जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवाणु से होने वाले रोग। ट्रिक देखो, कोई भी आज तक याद नहीं कर पाया, ट्रिक पे जाना नहीं है, ठीक है। ट्रिक आज तक, ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन हम सही नहीं कर सकते। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ट्रिक रटवा दूं ये, तो आपके किसी काम की नहीं आएगी, ठीक है। मैं कह दूं जीवाणु जनित बैक्टीरियल डिजीज जो है वो न्यूयॉर्क को काले, T3 प्लेन की एकदम फुल डिमांड है, सोगो एंड शिफ्ट, तो आपको नहीं याद आने वाला है। और अगर आप याद कर भी लेंगे तो एग्जाम में जाने के बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कवक से होने वाले रोग हैं या विषाणु से होने वाले रोग हैं। तो मैं ट्रिक पे कोई फोकस नहीं करूंगा। मैं सबसे पहला बात कर रहा हूं, एक होता है न्यूमोनिया, दूसरे होते हैं कोड, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, हैंसन रोग। ये सभी एक ही रोग है, ठीक है। कोड, कुष्ठ, लेप्रोसी, हैंसन, ये सब एक ही है। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेते हैं इनमें से लेप्रोसी कौन सा रोग है, तो आपको पता होना चाहिए लेप्रोसी कौन सा रोग होता है, कुष्ठ रोग कौन सा होता है, हैंसन कौन सा है, कोड कौन सी है। फिर हम बात करते हैं काली खांसी हो गई, कुकर खांसी, वूपिंग कफ, पर्टुसिस, ये रोग हो गए। फिर टाइफाइड को देखो, काली खांसी कोई कुकर खांसी कहते हैं, वूपिंग कफ कहते हैं, पर्टुसिस कहते हैं, ये पर्टिकुलर कुकर खांसी के ही अलग अलग रूप है। फिर हम बात करते हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड का दूसरा नाम है मोती जरा, दूसरा नाम है मियादी, आंत का बुखार, हड्डी तोड़ बूढ़ा बुखार, मोती जरा, पानी जरा, ये सब के सब टाइफाइड के दूसरे नाम है। सो वी कैन डिफाइन इट कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। इस नाम के साथ साथ कौन सा जीवाणु है, किस अंग को परेशान करता है, इसकी क्या उपचार है और कौन सा परीक्षण किया जाता है, ये सब। कई बार आप एग्जाम में देखते हैं एलिजा परीक्षण का संबंध किन से, डोट परीक्षण का संबंध किन से, सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये क्लास ले लेंगे तो उसके बाद में आपके बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सभी कंसेप्ट है क्लियर करवा के छोड़ दूंगा। आगे बात करते हैं टीबी का पूरा नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस। टीबी को बोलते हैं क्षय रोग, इसी का ही नाम है तपेदिक, इसी को बोलते हैं छम्मा, इसी को बोलते हैं व्हाइट प्लेग, ठीक है। तो ये टीबी के अलग अलग नाम है। फिर हम बात करते हैं टिटनस, धनुषिया और धनुष्टंकार, लोकजो, ये टिटनस के ही अलग अलग नाम है। टिटनस के अलग अलग नाम है, टिटनस, धनुष्टंकार, लोकजो डिजीज, ये सब के सब। फिर बात करते हैं आपके काली मौत प्लेग रोग, जिसे हम बोलते हैं काली मौत प्लेग को ही बोलते हैं। फिर अपन बात करते हैं एंथ्रेक्स रोग के बारे में, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं फूड पॉइजनिंग, भोजन विषाक्तता, बोटुलिज्म, डिप्थीरिया, गलगोंटू, रोहिणी, हेजा, कलोरा। हेजा और कलोरा, हेजा विब्रियो कोलेरा, हेजा का ये जीवाणु होता है, तो हेजा बोल दो कलोरा बोल दो एक ही बात है। डिप्थीरिया का दूसरा नाम गलगोंटू रोहिणी रोग ये होता है,
ठीक है, भोजन विषाक्तता बोल दो, बोटुलिज्म बोल दो, फूड पॉइजनिंग बोल दो, एक ही बात है, वो सब एक ही रोग होते हैं, सुजाग, गोनेरिया, सिफिलिस। तो साथियों ये सब के सब जीवाणु से होने वाले रोग हैं। मैं इसके अंदर आपको क्या करवाने वाला हूँ, पर्टिकुलर एक रोग लेने वाला हूँ, उसके रोग जनक कौन सा है, यानी कि कौन सा जीवाणु जिनके द्वारा ये रोग होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, और क्या क्या इसके उपचार होते हैं, किस प्रकार से वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं, ठीक है, क्या इसका परीक्षण होता है, ये सब हम कवर करेंगे। तो जब ये हम सब कवर कर लेंगे तो आपका कोई भी कंसेप्ट यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। चाहे आप आरएस प्री चाहे मेंस देने की सोच रहे हैं, तो साइंस से रिलेटेड आपके कोई भी कंसेप्ट में गलत नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है, और बिल्कुल फ्री के अंदर अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए, तो सबसे पहला रोग बात करते हैं न्यूमोनिया। न्यूमोनिया की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, न्यूमोनिया का दूसरा नाम है फुफ्फुस प्रवाह है। इसका मतलब ये फेफड़ों को प्रभावित करेगा, ठीक है, फुफ्फुसोद बोल सकते हैं। तो इसका रोगजनक कौन सा है? न्यूमोनिया का रोगजनक है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। बहुत बढ़िया, कई बार सीधा सीधा पूछ लेते हैं, इनमें से न्यूमोनिया किस जीवाणु के द्वारा होता है, किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी एक बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा न्यूमोनिया होता है। प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़े। फेफड़े को प्रभावित करता है न्यूमोनिया, और ये जीवाणु के द्वारा विषाणु से भी होता है। तो कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि 4 ऑप्शन आपको दे देगा, बोलेगा ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु के साथ साथ विषाणु से भी हो सकता है? तो आंसर आपका होगा न्यूमोनिया। छोटे बच्चों में ज्यादा होता है न्यूमोनिया, और फेफड़े की जो वायु कूपिकाएं होती हैं उसमें सूजन आने लग जाती है, फेफड़ों में कफ जमा हो जाता है जिसके कारण सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और यही इसके लक्षण है। आपको पूछ ले कि इनमें से निमोनिया के कौन से लक्षण है, तो फेफड़े को प्रभावित करने से संबंधित जो भी रीजन आपको दिए जाते हैं वो सब निमोनिया के ही लक्षण होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर आप बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे। मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके कोई भी कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रोग हैं, ठीक है, और हमें इसे जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा। नवजात शिशुओं में इस रोग के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे शिशु नीले रंग का पड़ जाता है। और आगे हम बात करें तो विलियम ओल्सनर ने इस रोग को मौत बांटने वाला पुरुषों का मुख्य कहा है। तो कई बार स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, अगर स्टेटमेंट पूछने वाला होता है तो वो पूछ लेते हैं कि मौत बांटने वाले पुरुषों का मुख्य किस रोग को किसने कहा था? तो ये न्यूमोनिया को बोला था विलियम ओल्सनर ने, ठीक है। आगे ये न्यूमोनिया कंप्लीट हो गया, आगे बात करते हैं कोड, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी रोग के बारे में। आप बोल सकते हैं कोड, कोड का दूसरा नाम है कुष्ठ रोग, कुष्ठ का दूसरा नाम है लेप्रोसी रोग, ठीक है। तो ये सब तीनों एक ही नाम है। अब बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी? हैंसन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो लेप्रोसी रोग की खोज हैंसन ने की थी। और रोग जनक के नाम की बात करें तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, याद रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इसीलिए इसे लेप्रोसी कहते हैं, ठीक है। तो और प्रभावित अंग कौन होते हैं? त्वचा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। चलिए, और इस रोग में त्वचा पर फफूले पड़ जाते हैं, ठीक है, और निश्चित समय बाद वह फफूले जो है फूटने लग जाते हैं, और इसी कारण रोगी को तेज बुखार आ जाता है और पीड़ा होती है, और फटे हुए घाव को एक संक्रामक तरल निकलता रहता है। और कुष्ठ रोग जो है वह अभी भारत के अंदर नहीं है, कहने का मतलब है भारत ने इनसे अभी निजात पा लिया है, ठीक है। और इसकी रोकथाम के लिए WHO का मतलब आप जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने 1981 के अंदर एक कार्यक्रम चलाया था जिसे हम बोलते हैं मल्टी ड्रग थेरेपी। उस कार्यक्रम का नाम क्या है? उस कार्यक्रम का नाम है मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसे हम MDT के नाम से बोलते हैं, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं बहुआयामी चिकित्सा पद्धति। और 3 प्रकार की औषधियां प्रदान की जाती हैं इस कुष्ठ रोग के अंदर। एक का नाम है क्लोफाजमिन, रिफेमिसिन और डेप्सिन। ये तीनों नाम हार्ड है लेकिन याद रखने पड़ेंगे। LDC के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किस रोग की ये औषधि है, ठीक है। तो वहां पे औषधि दी गई थी और क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको याद करने का तरीका बता देता हूं। एक का नाम है क्लोफाजिमिन, क्या नाम है? क्लोफाजिमिन। दूसरी औषधि का नाम है रिफेमिसिन, और तीसरी का नाम है डेप्सोन। तीसरी का क्या नाम है? डेप्सोन। तो ये 3 प्रकार की औषधियां दी जाती हैं इस कुष्ठ रोग के अंदर। और 1981 में
इस WHO के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम है MDT। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुकर खांसी के बारे में। कुकर खांसी का दूसरा नाम काली खांसी है और इसे ही परटूसिस रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात करें इसका रोगजनक क्या है, तो इसका रोगजनक है बारटेला परटूसिस। इसका रोगजनक क्या है? बारटेला परटूसिस। प्रभावित अंग श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, क्योंकि खांसी है तो खांसी के लिए कंठ ही प्रभावित होंगे, तो गला श्वसन तंत्र ही काम करेगा इसके अंदर, और लगातार पीड़ादायी खांसी आती है। तो कुकर खांसी के अंदर आपको याद रखना है कि लगातार खांसी आती रहती है और इसका एक रोगजनक है और ये जीवाणु के द्वारा होता है और उस जीवाणु का नाम है बारडेटेला परटूसिस। ठीक है, और श्वसन तंत्र को ये श्वसन तंत्र पर अपना इफेक्ट डालते हैं। ओके, और अब आगे बात करते हैं, आगे जो आपकी है आगे उसका नाम है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम बोलते हैं। टीबी को ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस, और यही इसका रोगजनक होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैंने आपको एक हैंसन खोज बताई थी। ठीक है, कमेंट करो जल्दी से। ठीक है, हैंसन का संबंध किससे है? और अभी आया है रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच जो है इन्होंने टीबी के बारे में बताया और ये जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इसका रोगजनक के बारे में पता किया। और टीबी का दूसरा नाम क्षय रोग होता है जिसे तपेदिक के नाम से जानते हैं। टीबी का पूरा नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा स्पीड जरूर है लेकिन आपके कोई भी कंसेप्ट में छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, प्रभावित अंग सामान्यतः कोई भी अंग, जैसे फेफड़े थोड़े से ज्यादा प्रभावित होते हैं, फेफड़े के अंदर ज्यादा इफेक्ट डालता है ये टीबी। और इसकी जांच जो है इसके लिए एक रिंग टेस्ट किया जाता है जिसे हम बोलते हैं मॉन्टेक्स रिंग और ट्यूबरकुलिन परीक्षण। ये दो प्रकार के इसके अंदर जांच की जाती है। एक का नाम है मॉन्टेक्स रिंग परीक्षण और दूसरा है दूसरे का नाम है ट्यूबरकुलिन परीक्षण। और टीबी के लिए जो एक औषधि है एंटीबायोटिक जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दुनिया की पहली तो आपको पता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, जो कि कवक के द्वारा प्राप्त की गई थी, स्ट्रेप्टोकोकस। और पेनिसिलिन नोटेटम कवक से प्राप्त हुई थी। ठीक है, और दुनिया की दूसरी एंटीबायोटिक यही है स्ट्रेप्टोमाइसिन और इसका निर्माता वेक्समोन है। और पहली मैंने आपको बता दी है पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज हुई थी। टीबी इलाज के लिए WHO के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसे हम बोलते हैं डोट्स। और डोट्स का पूरा नाम क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा इसको देख लेते हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए एक छोटा सा कोर्स चलाया जाता है जो कि 1995 में शुरू किया गया था। डोट्स परीक्षण, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये 6 महीने और 12 महीने 2 प्रकार के कोर्स होते हैं, इसीलिए इसे डोट्स का नाम दिया गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। अगर कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो यहीं से। और यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है? रोगजनक पूछ ले वो बन सकता है, या फिर टीबी जांच के लिए जो परीक्षण है, एक रिंग टेस्ट है मॉन्टेक्स रिंग टेस्ट और एक है ट्यूबरकुलिन परीक्षण, इन दोनों में से कुछ पूछ सकता है। ठीक है, या फिर डोट्स के बारे में सब जानते हैं, डोट्स का पूरा नाम पूछ ले, यही पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइफाइड, हड्डी तोड़ बुखार जिसे कहते हैं, आंत तोड़ बुखार कहते हैं, मोती जरा, मियादी, पानी जरा, ये सब इसके नाम है। अब बात करते हैं इसका रोगजनक कौन है। इसके रोगजनक है साल्मोनेला टाइफी। प्रभावित अंग कौन सा है? इसके लिए ये अपना प्रभाव डालता है छोटी आंत पे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आंत का बुखार इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना प्रभाव आंत पे डालता है। ठीक है, और इसके लिए एक रोगजनक होता है, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये एक प्रकार का जीवाणु होता है, बैक्टीरिया, बेसिकली ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। और साल्मोनेला टाइफी इसकी प्रजाति होती है। और इस रोग के अंदर पाचन और अवशोषण की क्रिया पर उल्टे प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। और अमेरिका की मेरी मेलान नाम की महिला रसोइया को टाइफाइड मेरी के नाम से जाना जाता है। तो ये तो एक आपके सीधे डेटा हो गया जो आपको रटना पड़ेगा कि टाइफाइड मेरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो मेरी मेलान थी उसको जाना जाता है। तो ये टाइफाइड के बारे में मैं देखिए शॉर्ट एंड स्वीट कंसेप्ट लेके आया हूँ। ठीक है, सीधा एग्जाम में टपकने वाला कंसेप्ट लेके आए, क्योंकि मैंने आपको प्रभावित अंग बता दिया, रोगजनक बता दिया, ठीक है, कहाँ इसका प्रभाव पड़ता है, इसके इलाज के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, ये सब मैं बता दिया। ठीक है, तो यही आपको पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके एक कंसेप्ट है टिटनस।
टीटेनस को नाम देते हैं लोकजो, धनुष्टंकार और धनुषिया, ठीक है। और इसका एक रोगजनक होता है, बेसिकली ये भी बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है, और इसका रोगजनक होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। प्रभावित अंग होता है जबड़े तथा पीठ की मांसपेशियां, ठीक है। जबड़े प्रभावित होते हैं, इसीलिए इसको नाम देते हैं लोकजो, क्योंकि जो आपके जबड़े होते हैं वो लोक हो जाते हैं, ठीक है। और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इसका रोगजनक है। किसी रक्तस्राव युक्त चोट के बाद घाव युक्त स्थान के गोबर, मिट्टी, कीचड़, धातु अथवा जंग लगी धातु के संपर्क में आने पर रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि रोगाणु शरीर से कैसे प्रवेश कर सकते हैं, वो कैसे भी कर सकते हैं। आपको पता है जीवाणु का संचरण चारों तरफ है, तो हम कहीं भी रहते हैं, कहीं प्रकार से भी वो अपने शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। तो टिटेनस के लिए एक रोगजनक है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जिसे लोग जो डिजीज के नाम से जानते हैं अपन, और यही कंसेप्ट यहां से आपसे पूछेगा। चलिए, और अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कुछ है इस टिटेनस के बारे में। संक्रमण के बाद रोगी के जबड़े की मांसपेशियों में पीठ की मांसपेशियां जकड़ जाती हैं, जिसके कारण जबड़े गति नहीं करते हैं, और इसे हम क्या कह देते हैं, लोकजो का नाम दे देते हैं, ठीक है। और व्यक्ति धड़ से झुक जाता है, और लोकजो या धनुषिया इसे हम कहने लग जाते हैं। और इस रोग से बचाव के लिए 4 से 24 घंटे के अंदर एटीएस का इंजेक्शन लगाते हैं। और एटीएस का मतलब क्या होता है, एंटी टिटेनस सीरम, एंटी टिटेनस सीरम, ठीक है। तो ये एटीएस का टीका लगाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका टिटेनस। कई बार क्वेश्चन टिटेनस के अंदर आपके जीवाणु का नाम पूछ सकता है। अब बात करते हैं आगे प्लेग के बारे में। प्लेग चीन के द्वारा फैलाया गया था, और ये रोग चूहे के शरीर पर जो पिस्सू पाए जाते हैं उस पिस्सू के द्वारा ये फैलते हैं। और सर्वाधिक रोग फैलाने वाले जो पिस्सू का नाम है वो है जुओपसीला केओसिस, ठीक है। तो उसका नाम याद कर लो, कई बार पूछ लेते हैं जुओपसीला केओसिस, ठीक है। तो ये बेसिकली जो चूहों के शरीर पर पाए जाने वाले पिस्सू होते हैं उनके द्वारा ही फैलते हैं। और अगर पर्टिकुलर पिस्सू का नाम पूछ ले कि सर्वाधिक कौन सा फैलाता है, उसका नाम है जुओपसीला केओपिस, ठीक है। ये रोगजनक के नाम थोड़े से हार्ड जरूर हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर क्वेश्चन पूछेगा तो रोगजनक से ही पूछेगा। इस रोग में खासकर श्वसन तंत्र और फेफड़े प्रभावित होते हैं। और घरों में चूहे मारने की दवाई का प्रयोग कर लीजिए, घर में चूहे नहीं होने चाहिए, यही इसके बचाव के उपचार है। और सल्फा ड्रग का प्रयोग करते हैं। एक औषधि आती है जिसका नाम है सल्फा ड्रग। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से सल्फा ड्रग जो है वो किसके उपचार में काम में लेते हैं, तो वो प्लेग के उपचार में काम में लेते हैं, ठीक है साथियों। तो कुछ कंसेप्ट आपके यहाँ से कवर हो रहे होंगे, और इस क्लास को लेने के बाद में आपकी काफी कंसेप्ट जो यहाँ मैं करवा रहा हूँ वो सही निकल के जाने वाले। अब बात करते हैं एंथ्रेक्स के बारे में। एंथ्रेक्स का रोगजनक है एंथ्रेक्स जीवाणु, ठीक है। प्रभावित अंग है श्वास या श्वसन तंत्र या श्वास नलिका। एंथ्रेक्स जीवाणु के अलैंगिक जनन करने वाले बीजाणु जैविक हथियार का कार्य करते हैं। तो एक रोग है एंथ्रेक्स जो कि जीवाणु से फैलता है, उस जीवाणु का नाम है एंथ्रेक्स जीवाणु। इसके द्वारा प्रभावित अंग होता है श्वसन तंत्र, इसको अब छोड़ दीजिए। एक रोग का नाम है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग एक जीवाणु के द्वारा फैलता है, और उस जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, और इसीलिए फूड पॉइजनिंग को हम नाम देते हैं बोटुलिनम, ठीक है। तो उस जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये किसको प्रभावित करता है, अब फूड से रिलेटेड है तो पाचन तंत्र को प्रभावित करेगा। और आगे हम बात करें तो ग्रहण किया गया भोजन पाचन क्रिया के दौरान विषाक्त पदार्थों का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो ये जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये जो जीवाणु है ये जब पाचन तंत्र तक पहुंच जाता है तो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो जहर बन जाता है पूरा, इसीलिए इसको नाम देते हैं फूड पॉइजनिंग। आगे एक रोग है जो कि जीवाणु के द्वारा होता है, उसका नाम है डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया को जिस जीवाणु के द्वारा होता है उसका नाम है कोरेनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है। उस जीवाणु का क्या नाम है, कोरेनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। प्रभावित किसको करता है, गले को प्रभावित करता है ये डिप्थीरिया रोग गले को प्रभावित करता है। जो गले की श्लेष्मा झिल्ली है उसके अंदर सूजन आ जाती है और श्वसन लेने में कठिनाई आने लग जाती है, इसीलिए ये आगे जाकर के श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करना शुरू कर देता है। दैट्स कॉल्ड डिप्थीरिया डिजीज। आगे बात करते हैं, एक डिजीज है हैजा
जिसे हम कहते हैं विब्रियो कोलेरी जीवाणु के द्वारा हैजा होता है, ठीक है। इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी और ये पाचन तंत्र को प्रभावित करता है और जब हैजा हो जाता है तो व्यक्ति को उल्टी दस्त होने में थोड़ी सी जल्दी आ जाती है और शरीर का डिहाइड्रेशन होने लग जाता है, शरीर में जल नहीं बचता है, शरीर निर्जलीकरण हो जाता है। और इस निर्जलीकरण के दौरान जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में जब पानी की कमी पड़ जाती है तो पानी की वापस पूर्ति के लिए इसको ORS का घोल देते हैं और इस ORS का पूरा नाम एग्जाम में पूछ लिया गया है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के नाम से इसे जानते हैं अपन। ORS का पूरा नाम क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रख लेना। अब बात करते हैं, तो ये आपके एंथ्रेक्स, फूड पॉइजनिंग, डिप्थीरिया, हैजा चारों रोग एक ही साथ कवर हो गए। आपको याद क्या रखना है? जीवाणु कौन सा है, प्रभावित किसको करता है, इसका उपचार कैसे हो सकता है अगर होता है तो, ठीक है। और इसकी दवाइयां मार्केट में कौन सी उपलब्ध है, औषधि कौन सी है, बस इतना याद कर लो। गोनेरिया जो है ये नाइजीरिया गोनेरी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है और सिफिलिस जो है ये ट्रिपिनोमा पैलिडनम जीवाणु के द्वारा फैलता है। और गोनेरिया और सिफिलिस ये आपको पता है यौन संचारित रोग होते हैं और इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जानते हैं, यानी कि ये मुख्यतः यौन संचारित रोग है। जब आप यौन संबंध बनाएंगे तब ये संचारित होते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD के नाम से इसे हम जानते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट आपके हैं ट्रेकोमा रोग, आंखों से संबंधित है, जो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटाइस जीवाणु के कारण होती है। और राजस्थान व हरियाणा के कुछ क्षेत्र में दूल्हे में घोड़े घोड़ी पर बैठने वाला रोग ग्लेडर्स रोग होता है। तो ग्लेडर्स रोग का संबंध किससे पूछ लेते हैं, कई बार अगर कोई एग्जामिनर सिर्फ क्या होता है तो ये ऐसे क्वेश्चन डाल देता है। चलिए, तो जीवाणु से रिलेटेड हमने कितने क्वेश्चन पढ़े, एक बार आप जो है थोड़ा सा रिवीजन कर मार लीजिए, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो क्वेश्चन कंसेप्ट भूल जाओगे, ठीक है। तो हमने देखा न्यूमोनिया, हमने देखी कोड, हमने देखा टाइफाइड, हमने देखा टिटेनस, हमने देखा इसके पहले भी हमने काफी कंसेप्ट किए थे, ठीक है। और हमने प्लेग के बारे में पढ़ा, एंथ्रेक्स, फूड पॉइजनिंग, डिप्थीरिया, हैजा, इन सब के बारे में हमने कवर कर लिया है। तो जीवाणु से होने वाले रोग जितने भी हैं वो सब के सब अपने कर लिए हैं कवर। अब हम बात करने वाले हैं विषाणु से होने वाले रोग, ठीक है। ज्यादा टाइम वाली क्लास नहीं है, लेकिन कंसेप्ट वाली क्लास है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन टपक सकते हैं। तो ट्रिक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रिक याद हो ही नहीं सकती, तो ट्रिक को आप छोड़ सकते हैं। इंडियन एड्स डे पर रवि, चाची व छोटी मम्मी ने पुलिस जी का हिम्मत जुटाकर खास स्वागत इबादत किया। तो ये आप ट्रिक देख सकते हैं, जबकि ये ट्रिक काम नहीं आने वाली है। पहला विषाणु से होने वाला रोग है, उसका नाम है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का दूसरा नाम है फ्लू रोग। दूसरा है एड्स। एड्स का पूरा नाम होता है आपके एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, ठीक है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। आगे है डेंगू या फिर हड्डीतोड़ बुखार, हम उसको कहते हैं, ठीक है। रेबीज, हाइड्रोफोबिया, जल भीति, जलांतक नाम हम इसे देते हैं। चेचक, बड़ी माता बोल दो, स्मॉल पॉक्स बोल दो, यही होता है। ध्यान रख लेना, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। स्मॉल तो पॉक्स होते हैं, पॉक्स का मतलब छोटे छोटे, ठीक है। और इसको अगर सीधा नाम दे तो बड़ी माता होता है, छोटी माता नहीं होता है, ठीक है। चेचक बोल दो। चिकनगुनिया या फिर छोटी माता या चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स को बोलते हैं छोटी माता और चेचक को बोलते हैं बड़ी माता, ठीक है। एक होता है मम्प्स, जिसे गलसुआ या कनपेड रोग कहते हैं। एक रोग है निपाई रोग, एक है पोलिया, अभी हम पोलिया से निपट गए हैं। एक रोग है जाइका, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं हिपेटाइटिस, जुकाम जो नॉर्मली होता है, ये भी विषाणु की देन है। खसरा और सार्स रोग। सार्स रोग ही कोविड-19 के अंतर्गत आता है, ठीक है। सार्स कोविड-2 जिसे हम कोविड-19 का रोग दिया, तो हम इसके अंदर कोविड-19 भी पढ़ लेंगे और उस विषाणु को भी पढ़ लेंगे जिसके द्वारा कोविड-19 होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ, एक है स्वाइन फ्लू और एक है इवोला। तो ऐसे करके हम 17-18 रोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं।
आगे आने वाली 20 से 30 मिनट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे विषाणु से होने वाले रोग हम कवर कर रहे होंगे इस आगे वीडियो के अंदर। तो देखते हैं सबसे पहले एड्स। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम होता है, जिसे हम बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। हिंदी में कई बार पूछ लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं एड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एड्स के बारे में। और एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है, सिंड्रोम। ठीक है, जिसे बोलते हैं अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपके बन सकता है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोगजनक। रोगजनक होता है HIV। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और ये वायरस एक प्रकार का RNA वायरस होता है, जिसका नाम होता है SSRNA। क्या नाम होता है? SSRNA। और ये एक प्रकार का रेट्रो वायरस है, जिसे हम पश्च विषाणु का नाम देते हैं। ठीक है, लक्षण की बात करें तो लगातार वजन कम होना शुरू हो जाता है, घाव जल्दी नहीं भरते हैं, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है, और जो T4 लिम्फोसाइट, जो WBC होती है, T4 लिम्फोसाइट, यानी कि इसकी जो आपके लड़ने की क्षमता होती है अंदर शरीर की, प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है, प्रतिरक्षा न्यूनतम हो जाती है। तो T4 लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है, आवाज में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, शरीर पर बने मस्से के आकार में परिवर्तन होने लग जाता है। तो ये कुछ लक्षण है। कारण की बात करें तो अगर हम टैटू गुदवाते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग जाके, तो वहां से हो सकता है, वेश्यावृत्ति से होता है, और अगर हम असुरक्षित और अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध रखना शुरू कर दे, किसी के साथ भी यौन संबंध बना ले, तो वहां से भी आपको एड्स होने के चांस हैं। संक्रमित सुई का प्रयोग करवा लेते हैं अपन हम, ठीक है, और वो सुई किसी पहले HIV वायरस से रिलेटेड थी, फिर भी हमें हो सकता है। और संक्रमित व्यक्ति से हम रुधिर लेते हैं तो भी आपको एड्स हो सकता है। तो ये सब रीजन है जिनकी वजह से आपको एड्स होता है। ठीक है, तो असुरक्षित और अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध हमें नहीं रखने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कंसेप्ट और निकल के आएंगे अभी तक। तो विश्व में जो प्रथम एड्स के रोगी की बात करें तो वो 1981 में दक्षिण अफ्रीका में मिला था। 1981 के अंदर एड्स आया था। और भारत के अंदर चेन्नई तमिलनाडु में मिला था 1986 के अंदर, और राजस्थान के अंदर अजमेर पुष्कर के अंदर मिला था एड्स का पहला रोगी। ठीक है, इसके जांच के लिए एक परीक्षण करते हैं जिसका नाम है एलिजा। क्या नाम है? एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, इसके लिए एक परीक्षण करते हैं, ये होता है एलिजा परीक्षण, एलिजा ट्रीटमेंट। ठीक है, और एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं कॉन्फर्मेशन टेस्ट कहते हैं। ठीक है, और वेस्टर्न ब्लांट प्रोटीन होती है, नॉर्थर्न ब्लांट RNA टेस्ट होता है, और साउथर्न ब्लांट DNA टेस्ट होता है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि जांच के दौरान जो नॉर्थर्न ब्लांट होता है वो क्या होता है? वो RNA का टेस्ट होता है। साउथर्न ब्लांट होता है वो DNA का टेस्ट होता है। और लेटेस्ट जांच जो है वो PCR के द्वारा करते हैं, और पटवार के अंदर PCR का पूरा नाम पूछा गया था। ठीक है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एड्स रोग संक्रमण के लगभग 3 महीने बाद प्रभावी होता है, और इस काल को विंडो पीरियड कहते हैं। और एड्स काफी भयानक बीमारी है। और अब हम बात करें इसके इलाज के लिए हम कौन सी औषधि काम में लेते हैं, क्या कुछ करते हैं। ठीक है, तो इलाज के लिए हम एक पद्धति अपनाते हैं जिसे एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट कहते हैं, ART पद्धति अपनाते हैं। सीधा सीधा पूछ लेगा ART का संबंध किन से है? एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। और इसके लिए एक औषधि आती है एड्स के लिए, AZT। AZT का मतलब होता है एजिडोथाइमिन। इसका पूरा नाम भी पूछ लेता है AZT का, तो आपको बताना है एजिडोथाइमिन। और एक सारांशा करके एक NGO है जो बेंगलोर के अंदर स्थित है, ये एड्स के लिए जागरूकता अभियान भी चला रहा है। तो आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि सारांशा NGO का संबंध किन से है? एड्स से है। और भारत में एड्स की रोकथाम के लिए ये नाको दिल्ली जो है, ये सर्वोच्च संस्था है, ये भी काम करती है। नाको का पूरा नाम होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नाको का पूरा नाम क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
1 दिसंबर 2017 संपर्क मिशन भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था और एड्स रोग की रोकथाम और जागरूकता के लिए ये चलाया गया था 1 दिसंबर 2017 से। ठीक है। 13 जून 1998 को भारतीय राष्ट्रीय एड्स नीति आई थी। 1998 के अंदर भारतीय एड्स नीति आई थी। ठीक है। और 1 दिसंबर 2017 जो भारत सरकार है, इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था जिसे संपर्क मिशन के नाम से हम जानते हैं। नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। ये एड्स की रोकथाम के लिए सबसे बड़ी संस्था है भारत के अंदर। तो इस प्रकार से आप औषधि याद रख सकते हैं, एएचडी पद्धति याद रख सकते हैं, एआरटी। तो ये सब कंसेप्ट आपके यहां से कवर होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ हैं आपके जिसके मैं आपको कुछ मच्छर दे रहा हूं। ये वाहक मच्छर है, मादा एडीज मच्छर। डेंगू के अंदर भी है, चिकुनगुनिया के अंदर टाइगर मच्छर है और जाइका के अंदर ही है। ठीक है। तो टाइगर मच्छर चिकुनगुनिया के अंदर है और डेंगू के अंदर मादा एडीज मच्छर है, जाइका के अंदर भी मादा एडीज मच्छर है। ठीक है। और रोगजनक कौन सा है? डेंगू वायरस है। प्रभावित अंग की बात करें तो हड्डी, आंत, लीवर, तो इसीलिए हम इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ठीक है। और आंत से रिलेटेड बुखार आपका टाइफाइड। ठीक है। तो चिकनगुनिया, इसके अंदर एक वायरस होता है, उसका नाम है अल्फा वायरस। ये हड्डियां के जोड़ को प्रभावित करता है। जाइका एक लैंगिक संचारित रोग होता है जो सेक्सुअल से रिलेटेड होता है, उसके द्वारा संचारित होता है। इसके अंदर वायरस काम में लेते हैं, उसका नाम है जाइका वायरस। प्रभावित अंग जो है वो आपके गर्भ के अंदर जो शिशु पल रहे हैं, ठीक है, उस शिशु का मस्तिष्क छोटा कर देता है, माइक्रोसिफेली जिसे हम नाम देते हैं। तो जाइका का संबंध लैंगिक संचारित रोग से है और इसके अंदर वायरस काम करता है, उसका नाम है जाइका वायरस। और जो गर्भ के अंदर शिशु पलते हैं, छोटे शिशु, वो प्रभावित होते हैं। कहने का मतलब गर्भ प्रभावित होता है इस रोग से। तो चिकनगुनिया अल्फा वायरस, डेंगू वायरस। ओके, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, जाइका वायरस का नाम युगांडा के जिका फॉरेस्ट के नाम पर रखा गया है। डेंगू, चिकनगुनिया एवं जाइका तीनों रोग मादा एडीज इजिप्टाई मच्छर के काटने पर फैलते हैं। ठीक है। तो मादा एडीज इजिप्टाई, इसके द्वारा ये तीनों रोग ही फैलते हैं। मादा एडीज पर डे टाइम मॉस्किटो है और इन तीनों रोगों के लिए औषधि पैरासीटामोल ही होती है, जो सामान्य तौर पे होती है पैरासीटामोल, वही होती है औषधि। आगे बात करते हैं छोटी माता, बड़ी माता, मिजल्स या खसरा इसे हम बोलते हैं। ठीक है। छोटी माता अलग होती है, बड़ी माता अलग होती है। ठीक है। और मिजल्स और खसरा अलग होती है। तो इन तीनों को देख लेते हैं। शरीर पर लाल चकत्ते जम जाते हैं। ठीक है। बुखार और हाथ पैरों में दर्द आना शुरू हो जाता है। छोटी माता या चिकन पॉक्स जो है, इसके लिए वेरिसेला वायरस होता है। छोटी माता बोल दो या चिकन पॉक्स बोल दो, इसके लिए एक वायरस होता है, उसका नाम है वेरिसेला। ठीक है, वेरिसेला वायरस। और बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स बोल दो, उसके लिए होता है वेरिओला। दोनों के लिए इतना ही फर्क है। ठीक है। तो बड़ी माता के अंदर वेरिओला है और छोटी माता के अंदर वेरिसेला है, दोनों ही वायरस है। मिजल्स और खसरे के लिए रूबियोला रोग भी कहते हैं और इसके लिए एक वायरस है पैरामिक्सो वायरस। कौन सा है? पैरामिक्सो वायरस। ओके। तो इस प्रकार से ये तीनों ही आपके कंसेप्ट कवर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं रेबीज, हाइड्रोफोबिया, जल भीति या जलांतक बोलते हैं। रोगजनक है रेबडो वायरस। तो रेबीज के लिए रोगजनक कौन सा है? रेबडो वायरस। रेबडो वायरस ये एक वायरस होते हैं जो कि पागल कुत्ते, बिल्ली, भेड़िए, संक्रमित मानव, मनुष्य की लार ग्रंथियों, इनसे पाया जाता है। और इनके द्वारा किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लिए जाने पर विषाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर देते हैं। और प्रभावित अंग की बात करें तो तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां इसको प्रभावित करती हैं। पागल जानवर के काट लेने पर 24 घंटे के अंदर ये आपके रेबी एंटीसीरम का इंजेक्शन लगाना चाहिए और रेबीज के रोगी को पानी से डर लगना शुरू हो जाता है। तो रेबडो वायरस याद कर लो एक, तो रेबडो वायरस। ठीक है। और ये कुत्ते के काटने से होता है, जिसे हम पानी से डर लगने लग जाता है इस व्यक्ति को, तो उसे जलांतक भी कह देते हैं। आगे बात करते हैं पोलियो के बारे में। पोलियो का रोगजनक होता है एंटीवायरस, जिसे एंटीरोवायरस या पोलियोमाइडेलिस के नाम से भी जानते हैं। ये छोटे बच्चों में ज्यादा होता था, आजकल भारत के अंदर ये नहीं होता है। चलिए
आगे देखते हैं, इस रोग में त्वचा, हड्डियां, अंग गलने लग जाते हैं और रोगी जो है वो विकलांग होना शुरू हो जाता है। भारत सरकार के द्वारा पोलियो उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो अभियान चलाया गया 1995 से लेकर 2014 तक, और फिर भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया। 2015 में इस कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ किया गया और इसके लिए औषधि ट्राइवेलेंट से डाइवेलेंट यानी कि त्रिसंयोजी से द्विसंयोजी कर दी गई। और WHO इन्होंने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2014 के अंदर भारत को पोलियो से मुक्त देश है वो घोषित कर दिया। 2014 याद रख लेना। पोलियो का टीका वैज्ञानिक जॉन साल्क ने बनाया था। जॉन साल्क नाम का एक साइंटिस्ट हुआ था, इन्होंने पोलियो का टीका बनाया था। पोलियो ड्रॉप का निर्माण जो है वो अल्बर्ट सेविन के द्वारा किया गया और इस ड्रॉप को OPV कहा जाता है और OPV का पूरा नाम होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ये एक प्रकार की वैक्सीन होती है जिसे कहते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। OPV का संबंध किस रोग से है? पोलियो से। तो ऐसा करके आप पोलियो के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बात करते हैं चलिए इन्फ्लुएंजा या फ्लू रोग, इनकी बात करते हैं। तो ये अनेक प्रकार के होते हैं। फ्लू रोग के लक्षणों में तेज बुखार, नाक बहना, सिर दर्द, गले में खराश, पीठ, मांसपेशियों में दर्द, ये नॉर्मली बुखार होता है। स्वाइन फ्लू एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा रोग ही है जो H1N1 वायरस के द्वारा फैलता है। H1N1 ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। H1N1 के द्वारा स्वाइन फ्लू फैलता है। ठीक है, और स्वाइन फ्लू एक प्रकार का, इसका वाहक सूअर होता है स्वाइन फ्लू का, और एक होता है आपके बर्ड फ्लू, एवियन फ्लू बोलते हैं जिसे बर्ड फ्लू, इसका वाहक होता है H5N1। तो H1N1 स्वाइन फ्लू का होता है, ठीक है, जो कि सामान्य तौर पे आपकी व्यक्तियों के अंदर होता है, और जो बर्ड फ्लू होता है उसका होता है H5N1 वायरस। ठीक है, दोनों ही याद कर लेना, काफी अच्छा है। फ्लू रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध दवा का नाम टेमीफ्लू है। यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेमीफ्लू का संबंध किन से है? ठीक है, जिसे ओजेल्टोमिर साल्ट का प्रयोग किया जाता है। एक इबोला होता है, ठीक है, इबोला ये सूडान की नदी है, इसके नाम पे इसका नाम रखा गया। इबोला वायरस के द्वारा ये फैलता है, फ्लोरिडी वंश का है। इस रोग के अंदर 21 दिन बुखार आता है और ये चमगादड़ों के द्वारा फैलता है। ठीक है, और इबोला जो है 2014 के अंदर टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का इसको खिताब भी दिया गया था इबोला फाइटर को। आगे बात करते हैं अपन निपाह के बारे में। निपाह या फिर निपाह एनसेफेलाइटिस, ये भी विषाणु जनित दिमागी बुखार का एक प्रकार होता है। ये एक प्रकार का दिमागी बुखार है जिसमें मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आना शुरू हो जाती है। ये रोग NIV वायरस के कारण फैलता है और वात का कार्य सूअर और चमगादड़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मेनिनगोकोकस जीवाणु जो है ये फैलाने वाला दिमागी बुखार मेनिनजाइटिस या तानिकाशोथ कहलाता है। बहुत अच्छा, एक बार सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, मेनिनजाइटिस का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो मेनिनजाइटिस का संबंध शरीर के दिमाग यानी कि माइंड से होता है, और ये मेनिनगोकोकस जीवाणु के द्वारा फैलता है। इस बात को याद रख लेना। विषाणु द्वारा होने वाला दिमागी बुखार है एनसेफेलाइटिस। ओके, और फ्लेवी वायरस जापानी एनसेफेलाइटिस रोग होता है जिसकी उत्पत्ति जापान से हुई थी, और जापानी एनसेफेलाइटिस रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। और जापानी एनसेफेलाइटिस रोग उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो याद रख लेना, उत्तर प्रदेश स्टेट जो है ये इससे ज्यादा ग्रसित है। और फरवरी 2018 के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य के जो CM है माननीय योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक मिशन चलाया था, दस्तक मिशन। ठीक है, और इस दस्तक मिशन का उद्देश्य यही था, एनसेफेलाइटिस या फिर कुपोषण की रोकथाम था। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दस्तक मिशन का संबंध किस रोग से है? तो जापानी एनसेफेलाइटिस से है। किस राज्य के अंदर चलाया गया था? यूपी के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपके रोग का नाम है हिपेटाइटिस या यकृत शोथ, हम जिसे बोलते हैं, रोगजनक है हिपेडिना वायरस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रभावित अंग की बात करें तो लीवर इससे प्रभावित होती है, और हिपेटाइटिस रोग A, B, C, D, E और G प्रकार के होते हैं। F नहीं होता है, A, B, C, D, E और G प्रकार के होते हैं। और हम बात करें
ए और ई ये दूषित पानी से फैलते हैं। बी सी डी जी यौन संक्रमण के द्वारा फैलते हैं। साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिपेटाइटिस रोग की बात कर रहे हैं। हिपेटाइटिस रोग ए बी सी डी ई और जी प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये जो आपके मैं बता रहा हूं, ये जो मैं आपके ए बी सी डी ई और जी बता रहा हूं, इसके अंदर आपको याद रख लेना है ए और ई तो पानी के द्वारा फैलते हैं, दूषित पानी से, और बाकी बचे हुए यौन संपर्क से फैलते हैं। कौन कौन से? ए और ई। याद रख लेना, इसे ए को पकड़ लो, एक ई को पकड़ लो। ये ए और ई किससे होते हैं? ये दूषित पानी से, दूषित पानी। बाकी बचा हुआ बी सी डी और जी, ये किससे होते हैं? ये यौन संबंध से होते हैं, ये यौन संचारित होते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, आपको पकड़ सकते हैं आप यहां से। हेपेटाइटिस बी लाइलाज है। हेपेटाइटिस बी का अभी तक कोई इलाज नहीं आया है। और इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रख लो, हेपेटाइटिस रोग पीलिया की समस्या शोध से होती है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी का कोई इलाज नहीं आया है। हेपेटाइटिस ए और ई दूषित पानी से होता है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट और स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ रोग है। एक है इन्फ्लुएंजा, उसका वायरस होता है ऑर्थोमिक्स वायरस, प्रभावित होता है श्वसन तंत्र, ठीक है। इन्फ्लुएंजा। जुकाम राइनो वायरस जो सामान्य वाला होता है, श्वसन तंत्र ही प्रभावित होता है। सारस, सारस का पूरा नाम क्या होता है? सारस का पूरा नाम होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एक प्रकार का कोरोना वायरस ही है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। एक है आपके MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम SARS-CoV-2 बोले या फिर COVID-19 बोले। ये है COVID-19, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, ये रोग एग्जाम में पूछ सकते हैं। कोरोना वायरस है और श्वसन तंत्र प्रभावित करता है। सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे, जो COVID-19 है, यहां से 4-5 कंसेप्ट मैं आपको निकाल के देने वाला हूं। इसका एक नाम है COVID-19, या इसको क्या बोल सकते हैं, या इसे आप ये नाम बोल सकते हैं SARS, ठीक है। SARS COVID-2 बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों इसके ही नाम है, ठीक है। और एक आप क्या बोल सकते हैं इसको? MERS, ठीक है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोल सकते हैं। MERS, इसका पूरा नाम क्या होता है? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये है आपके COVID-19। COVID-19 एक वायरस है, उस वायरस का नाम है कोरोना वायरस। क्या नाम है? कोरोना वायरस। श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। और इस प्रकार से आप इसको भी याद है वो रख सकते हैं, बहुत इजीली याद हो जाएगा, कोई डरने की जरूरत है नहीं। चलिए, एक होता है मम्स या गलसुआ। मम्स वायरस बोलते हैं जिसे हम। पेराटिड लार ग्रंथि में सूजन आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और आगे देखिए, कवकों से होने वाले रोग जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। कवकों से होने वाले जितने भी रोग हैं वो सब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो ज्यादा क्लास नहीं बची है आपके, लगभग आगे 20 मिनट की और क्लास बची है। तो आई होप आपको ये काफी अच्छा लगा सेशन, और काफी अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी आपके कवर हुए। तो आप सभी दोस्तों को जोड़िए हमारे इस मिशन के अंदर, ठीक है, और सभी दोस्तों को ऐड करो। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 82 091 65 269। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारी टीम आपको बता देगी कि हमारे कौन कौन से अभी बैच चल रहे हैं और कौन कौन सी टेस्ट सीरीज चल रही है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सभी प्रकार की, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप मैसेज कर सकते हैं, फिर हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे और पर्सनली आपकी टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब बातें पसंद आई है। थैंक यू।